नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। एसआईआर पर विवाद थम नहीं रहा है। यूपी में एसआईआर के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया था, कहा था जानबूझकर हमारे वोट काटे जा रहे हैं। लेकिन अब अखिलेश कहते हैं जिस समय मुख्यमंत्री 4 करोड़ नाम कटने की बात कर रहे थे, उसी समय अधिकारियों को गड़बड़ी करने का संदेश दिया गया। यानी अब कहानी बदली, आरोप का एंगल बदला, निशाना भी बदला। राजनीति में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन बयान बदलना क्या रणनीति है या दबाव में बदली हुई भाषा? सवाल है कि क्या एसआईआर पर विपक्ष खुद कंफ्यूज है? क्या अखिलेश यादव अपने बयान पर टिक नहीं पा रहे हैं? और क्या बयान बदलना सियासी मजबूरी बन चुका है? दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। सोचो, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया है, और अगर 4 करोड़ वोट कट गया तो हिसाब किताब हमने लगाया कि 4 करोड़ के वोट को भाग दे दें अगर हम 403 विधानसभाओं से, तो बीजेपी का 84,000 वोट कट गया है। उधर 84,000 हराएगा इन्हें और 40,000 हमारा जिताएगा। और ये एसआईआर नहीं है, एसआईआर के बहाने एनआरसी है। जो एनआरसी ये सीधी लागू नहीं कर सकते थे, वो एनआरसी लेकर के आए हैं। ये लोगों के कागज ढूंढवा रहे हैं। अगर कभी एनआरसी लागू तो कागज क्या देने पड़ेंगे? यही तो कागज देने पड़ेंगे। जिस समय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 4 करोड़ वोट उनके कट गए हैं, उसी समय उन्होंने अधिकारियों को संदेश दिया था बेईमानी करने के लिए। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन और जो मैपिंग ऐप है और जो कंपनियां टेक्नोलॉजी में मदद कर रही हैं इलेक्शन कमीशन की, वो निष्पक्ष होंगी। और इस समय इस तरह के डेटा आ रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, वो साबित कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को और अधिकारियों को अपनी क्रेडिबिलिटी भी साबित करनी है। और ऐसे में बड़े सवाल, एसआईआर पर जारी तकरार, अखिलेश का अफसरों पर प्रहार। पहले मचाया वोट कटने का शोर, अब गड़बड़ी करने की बात पर जोर। वोट बैंक पर घमासान हर दिन, एसपी बदल रही बयान। हार की हताशा में अखिलेश, एसआईआर पर मचाया क्लेश। इन सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। खेमचंद शर्मा जी, नेता बीजेपी, मेजर आशीष चतुर्वेदी, समाजवादी पार्टी के नेता विजय कौशिक जी, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, अखिलेश यादव का कौन सा बयान हम सच माने? देखिए, उनके सारे बयान सही हैं। अगर आप चुनाव आयोग को देखें, तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक आंकड़े जारी करता है कि कितने मतदाता हैं उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन कुछ आंकड़े जारी करता है कि कितने मतदाता हैं प्रदेश में, और दोनों के आंकड़े बिल्कुल अलग हैं। अब आप ये बताइए कि जब चुनाव आयोग को ये नहीं पता कि कितने वोटर हैं उत्तर प्रदेश में, दोनों चुनाव आयोग अलग अलग आंकड़े दे रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वहीं समझ में आता है कि जो प्रक्रिया चलाई जा रही है वो ठीक है ही नहीं, क्योंकि अगर ठीक होती तो दोनों चुनाव आयोग अलग अलग आंकड़े कैसे दे रहे हैं? क्योंकि आंकड़े तो यहीं से अधिकारी भेज रहे, वही अधिकारी स्टेट इलेक्शन कमीशन को भेज रहा है और वही अधिकारी यहाँ से आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेज रहा है, लेकिन दोनों इतने अलग आंकड़े दे रहे। तो इतना बड़ा घपला कैसे हो रहा है कि जो एक सरकारी संस्था है वो अलग अलग आंकड़े दे रही है? तो वहाँ प्रश्न उठता है। फिर जब आप कहते हैं कि हम इतने करोड़ लोगों के वोट काट रहे हैं, तो आपने क्या उस प्रक्रिया को ठीक से फॉलो किया है? तो सवाल तो तब उठेंगे। अभी मुझसे ही पूछा गया कि भाई आपका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं था, बीएलओ ने कहा, मैंने कहा मेरा नहीं था, मैं सेना में था तब। बोले आपके फादर का होगा, मैंने कहा नहीं, वो भी आर्मी में थे तब, उनका भी नाम नहीं। अब मुझे नहीं पता कि मेरा खुद का नाम आएगा वोटर लिस्ट में कि नहीं आएगा। तो यहाँ से ये प्रक्रिया को आप समझिए कि क्या ये प्रक्रिया चलाई जा रही है, किस तरह चलाई जा रही है, जिसकी डेट ये हमेशा आगे बढ़ाते हैं। पहले ये कहते हैं हम इतनी तारीख को एक फाइनल वो सूची जारी करेंगे, फिर उसको एक्सटेंड करते हैं। इनको खुद ही नहीं पता है कि कितना हमें समय चाहिए इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। तो जब आंकड़े अलग अलग आ रहे हैं, आपको समय खुद नहीं पता कि हमें कितना चाहिए, आप आंकड़े बढ़ा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप पे सवाल तो उठे। ठीक है, आंकड़े अलग अलग आ रहे हैं तो बयान भी अलग अलग आ रहे हैं। मेजर साहब, जाहिर सी बात है, एसआईआर नहीं है, एनआरसी है।
अधिकारियों को संदेश चला गया गड़बड़ी करने को लेकर। हाँ, उन्होंने क्यों कहा? 84 हजार वोट कट रहे हैं, 40 हमारे, हम तो जीत रहे हैं, 27 में सरकार बना रहे हैं। हाँ देखिए, अगर आप पब्लिक का रुझान देखेंगे तो वो हमने 2024 में जो अभी चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसमें भी देखा था कि रुझान उत्तर प्रदेश की जनता का किस पार्टी की ओर है। आज उत्तर प्रदेश में उस चुनाव में समाजवादी पार्टी में लोगों ने अपना विश्वास जताया। ये साक्ष्य है, ये कोई मेरा कोई फॉल्स क्लेम थोड़ी है या हमारे कोई झूठे वो थोड़ी है, ये एक साक्ष्य है। तो उसी को आधार बनाते हुए हम 2027 के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन उसी में जब आप ये देखते हैं कि इतने करोड़ों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं दस्तावेज का आधार दे करके, तो कहीं ना कहीं वो प्रक्रिया सवालों के घेरे में तो है ही। लेकिन विजय कौशिक जी, एक तो स्टैंड लेना पड़ेगा ना विपक्ष को कि हमें इस पर सरकार को घेरना है। हर बार बयान बदलना भी ठीक है क्या? एसआईआर के मुद्दे पर अगर सरकार को घेर रहे हैं तो हर बार नया कोई ना कोई बयान, एक बयान पर तो टिकिए, तभी तो घेर पाएंगे। चुनाव आयोग को घेरना है घेरिए, सरकार को घेरना है घेरिए। देखिए, हमारा स्टैंड स्पष्ट है। हमारा चुनाव आयोग के ऊपर से भरोसा उठ चुका है। हमारे नेता राहुल गांधी जी कह चुके हैं कि हमें इस कथित संवैधानिक संस्था पर कोई भरोसा नहीं रहा, क्योंकि इसके अधिकारी सरकार के दबाव में गलत काम कर रहे हैं। एसआईआर भी सरकार का सुनियोजित षड्यंत्र है और सत्ता में आने पर हम चुनाव आयोग के अधिकारियों से सारा हिसाब किताब करेंगे। ये बात राहुल गांधी जी कह चुके हैं। जब उनसे कोर्ट में जाने की बात कही गई तो माननीय न्यायपालिका से भी हमारी पार्टी के नेताओं का भरोसा उठ चुका है। उन्होंने कहा कि भी हमारा काम कोर्ट जाना नहीं है, हमारा काम जनता की अदालत में जाना है, और जो कि हम जा रहे हैं। चाहे बिहार चुनाव की बात हो, चाहे अन्य दूसरी चुनावी प्रक्रियाओं की बात हो, या अब जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल हो, हम जो सरकार की के अंतर्गत संवैधानिक संस्थाएं हैं जो आज अपने आप को गिरवी रख चुकी हैं, चाहे वो सीबीआई है, चाहे वो ईडी है, चाहे वो चुनाव आयोग है, चाहे वो शक के घेरे में बैठी हुई न्यायपालिका है, तो इन सब मुद्दों को लेकर लगातार हम आवाज उठा रहे हैं, इनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसलिए आपको लगता होगा कि अलग अलग बयान हैं, लेकिन मकसद सिर्फ एक है, मुद्दा सिर्फ एक है कि भारत के अंदर लोकतंत्र की आड़ में तानाशाही स्थापित की जा रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। और सरकार की इस गेम में जो आरएसएस जैसे संगठन शामिल हैं, हमारी पार्टी समय आने पर उनसे हिसाब लेगी और उन लोगों को जेलों में भी ठोका जा सकता है। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। डरा रहे हैं, बता रहे हैं? गांधी कह चुके हैं जी। डरा रहे हैं, बता रहे हैं, धमकी, चेतावनी, क्या समझे इसे? देखिए, कानून ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो उसमें उसे सजा मिलनी चाहिए, पर हमारे नेता राहुल गांधी जी मानते हैं कि मोदी जी और उनके साथी गुनाह कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, जिसमें आरएसएस भी शामिल है। तो अगर हम सत्ता में आते हैं तो इनकी सबकी जांच कराकर जेलों में सही बात, कोई बड़ी बात नहीं। सही बात है। ऐसा भी ना हो कि कल को न्यायालय कुछ करता है तो फिर इमरजेंसी घोषित ना हो जाए देश में। न्यायालय नहीं किया था ना, मोदी सरकार एक पूर्व प्रधानमंत्री थी, अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उसके बाद इस देश ने आपातकाल भी देखा था। नहीं, बिल्कुल देश ने आपातकाल देखा, लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों से उसका कोई लेना। मैं भी मानता हूँ वो घोषित था या अघोषित है। उस समय सुनिए, उसमें गरीबों का निवाला नहीं छीना गया था। उसमें लोग रोटी के लिए या रोजगार के लिए त्राही त्राही नहीं कर रहे थे। उस समय चंद पूंजीपति देश को नहीं हड़प रहे थे। हमारे समय में, उस समय इमरजेंसी के समय में भी जो सरकारीकरण किया गया विभिन्न संस्थानों का, बैंकों का और कई अन्य की जो सरकारी जो वो पहले था। खेमचंद शर्मा जी जवाब दीजिए। घूम फिर कर इशारा भले ही चुनाव आयोग पर है, लेकिन कटघरे में आप लोग रहते हैं। अब तो न्यायालय को भी कटघरे में खड़ा कर दिया विजय जी ने। उनको भरोसा नहीं है कोर्ट पर, वहां भी हस्तक्षेप बढ़ गया क्या आप लोगों का? लेकिन रहिए एसआईआर पर ही रहिए जो चल रहा है। नमस्कार, जय हिंद। आपके सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे फेलो पैनलिस्ट को भी नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं।
एसआईआर बिल्कुल सही तरीके से चल रही है, विस्तृत तरीके से चल रही है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ये गड़बड़ी अननेसेसरी तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इनकी नीयत में गड़बड़ी है। इनकी नीयत में गड़बड़ी इसलिए है कि ये सुधार नहीं चाहते। ये ऐसे लोगों के वोट अभी भी चाहते हैं जो भारतीय नहीं है, जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, या जिनके वोट दूसरे स्टेट्स में बने हुए हैं, जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। ये इनकरेक्टेड लिस्ट को ही चाहते हैं। इनकी नीयत खराब है, इनकी नीयत खराब है, तो हर चीज में ये गलतियां ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। गलती ना होते हुए भी उसको गलती प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अरे दो एजेंसी, आप स्टेट एजेंसी और सेंट्रल एजेंसी की कह रहे हैं कि डिफरेंट डेटा है। कुछ वेरिएशन हो सकता है क्योंकि जो डेटा है अपलोड लोकल ऑफिसर से स्टेट को जाता है, वहां पे कंसोलिडेट होता है, कंसोलिडेट होकर उसकी रिपोर्ट सेंटर को जाती है, तो सेंटर को जो रिपोर्ट होती है अक्सर वो उतनी लेटेस्ट नहीं होती जितनी स्टेट के पास है। और अभी ड्राफ्ट रिलीज किया है, हम काट देंगे ऐसा नहीं बोला है, ये नाम कटेंगे क्योंकि या तो उनके फॉर्म नहीं भरे गए हैं, पता नहीं मेजर साहब का वोट रहेगा, वोट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। मेजर साहब ये भी चिंता जाहिर कर रहे हैं। रिपीट करेंगे? मेजर साहब कह रहा है उनका नाम भी पता नहीं आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा मतदाता सूची में, उनको इस बात की भी चिंता है। देखिए जो सूची बन रही है उसमें जिस तरीके से अभी नाम आए वो ड्राफ्ट है, और मैं ऐसा मानता हूं कि एसआईआर की प्रक्रिया बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। कोर्ट में भी इनको मुंह की खानी पड़ी है, बार बार कोर्ट में भी मुंह की खानी पड़ी है, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। जितने भी नाटक नौटंकी करना चाहें कर लें। एक बार हमने देख लिया बिहार में, जितना इन्होंने एसआईआर किया, वोट चोरी की, उतना ही लोगों ने इनको रिजेक्ट किया। अब उत्तर प्रदेश में वोट चोरी कर रहे हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से भी इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। एसआईआर के बहाने एनआरसी कर डाले क्या आप लोग? नहीं, एनआरसी नहीं, एनआरसी अलग है। लेकिन नहीं, अखिलेश यादव कह रहे थे एसआईआर नहीं एनआरसी है, उस पर सवाल कर रहा हूं। वो मान रहे हैं क्योंकि उनके जो प्रिय बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं उनकी वोट कट रही है, इसलिए उनको ये एनआरसी लग रहा है। अगर लग रहा है तो ठीक है, लगता रहे। जो देश का नागरिक नहीं है वो उसको वोट देने का हक नहीं है, लेकिन ये एनआरसी नहीं है। एक गुणागणित उन्होंने लगाया कि हर विधानसभा से 84,000 वोट कम हो रहे हैं, 40 उसमें उन्हें मिलेगा और वो जीत हासिल कर लेंगे। दूसरी ओर कह रहे हैं कि जब ये वोट कटने की बात आई तो अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया, यानी कि वोट न कटने पाए। समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। खेमचंद जी, आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है, लेकिन मैं जो समझ में आया है वो मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी कर रही है, और वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती रही है, कट्टरपंथियों की पॉलिटिक्स करती रही है। और कट्टरपंथियों के दबाव में वो नहीं चाहती कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के वोट काटें, या उन कट्टरपंथियों के वोट काटें जिनके उन्होंने 2-2, 3-3 स्टेट में बनवाए हुए हैं। जब बिहार में जरूरत पड़ती है बिहार में भेज देते हैं, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में जरूरत पड़ती है तो पश्चिम बंगाल में भेज देते हैं, तो यूपी में जरूरत पड़ी तो यूपी में। तो जो मल्टीपल डुप्लीकेट वोट हैं वो काटें। तो ये डेफिशिएंसी के साथ, इनकरेक्ट वोटर लिस्ट के साथ इलेक्शन चाहते हैं, जो अब नहीं होगा। करेक्शन जरूरी है, देश हित में जरूरी है, डेमोक्रेसी के जरूरी है, हमारे उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रक्रिया को सही माना है। ये जितना भी इस तरीके की आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, इनको सीखना चाहिए आरजेडी से। जिस तरीके से उनका बुरा हाल बिहार में हुआ है, क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एसआईआर किया, वोट चोरी की, लोगों के मुद्दे नहीं उठाए। अगर आप लोगों के मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, आप अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आपका भी वही हाल होगा। जिस तरीके से 100 से 20 सीट पे आरजेडी आ गई, वैसे ही हाल इनका भी होगा। इनकी भी 100 के आसपास सीटें या 100 से ज्यादा सीटें हैं, ये भी 15-20 सीट पे आ जाएंगे। मेजर साहब समझ रहे हैं, समझाना क्या चाह रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि प्रक्रिया गलत है। प्रक्रिया जिस तरीके से चलाई जा रही है वो चीज़ गलत है। हमने ये कभी नहीं कहा कि ये प्रक्रिया ही गलत है। नहीं, इसमें जिस तरीके से अखिलेश ने कहा कि ये एसआईआर नहीं एनआरसी है, तब सवाल उठता है। हाँ, तब ये सवाल इसीलिए उठा कि भाई आप जो इस देश के नागरिक हैं उनके वोट नहीं कटने चाहिए। आप इस देश के जो नागरिक नहीं हैं उनके वोट काटिए। वो तो सही बात है, वो हम सब चाहते हैं कि वो हो। और हम ये भी चाहते हैं कि मल्टीपल, अगर आपको इतनी चिंता है तो आपने आधार कार्ड को आज हर चीज़ से लिंक किया। कोई भी भारतीय जनता पार्टी या चुनाव आयोग का मुझे ये बता दे कि आपने आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक क्यों नहीं किया। आपने सबसे लिंक किया, ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती। नहीं तो ये तो सुप्रीम कोर्ट में गया था ना, ये मामला बना करके भेजते हैं जो अभी आधार वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में तो गया था। हाँ,
तो होना चाहिए ना, तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर आधार कार्ड और वोटर कार्ड दोनों लिंक हो जाए तो एक आदमी मल्टीपल वोटिंग कर ही नहीं सकता, तो सरकार क्यों नहीं लागू करती? उसे लागू कर दे। ये प्रक्रिया करने के बजाय उसमें ये ज्यादा आसान तरीका है। आपने हर चीज के आधार को लिंक किया, ये सबने देखा कि इन्होंने आधार को हर चीज से लिंक किया, लेकिन वोटर कार्ड से नहीं किया। क्यों नहीं किया आपने? अगर आप इतने ही ये सही चीजों को सही करना चाह रहे थे, आपकी मंशा साफ थी, तो आपको आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक कर देना चाहिए। दूसरी बात हमने रखी थी वीवीपैट्स की, उस पे चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों मुकर गए कि वीवीपैट सब में लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें पर्चियां निकलती हैं, टैली हो जाएगा कि कितने वोट पड़े, कितने वोट बढ़ा नहीं पाएंगे आप। जो अक्सर हमने चुनाव आयोग के देखा है कि शाम को 5 बजे तक एक डेटा आता है और फिर बाद में पता चलता है कि नहीं, वोटिंग इससे ज्यादा हुई थी। तो भाई जब 5 बजे वोटिंग खत्म हो गई तो उसके बाद वोटिंग बढ़ कैसे रही? ये हम लोग आज तक नहीं समझ पाए, और देश का हर एक नागरिक समझना चाहता है ना। और जो अभी मुद्दों की बात की, बांग्लादेशियों की बात की, तो भाई आप ही की सरकार, आपने कहा मुद्दे नहीं उठा रहे, चलिए सबसे बड़ा मुद्दा यही उठा देता हूं। आपकी सरकार इस देश के टैक्स पेयर का पैसा $10 मिलियन की मदद बांग्लादेश को क्यों कर रही है, जो हमारे देश के हिंदुओं को मार रहे हैं वहां? आपकी सरकार इस देश के टैक्स पेयर का पैसा उस सरकार को क्यों दे रही है? आपको बताना चाहिए। सही बात है ना विजय कौशिक जी? जी बिल्कुल सही बात है। लेकिन विजय कौशिक जी, आप कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्था है, ये विश्वास नहीं है, फिर भी आप कर्नाटक हिमाचल जीत जाते हैं, इससे पहले भी जीतते आए हैं कई जगह, चाहे हम केरल की बात करें और भी स्टेट की बात करें, वहां भरोसा हो जाता हमारा है। ये मानना है कि बीजेपी का पैटर्न ये है कि 4 राज्यों में बेईमानी करो और एक राज्य का चुनाव निष्पक्ष हो जाने दो, जिससे कि अच्छा, आप वाला लोगों का निष्पक्ष भ्रम है, बना इनका रहे। वाला बेईमानी है। बिल्कुल सीधी सी बात है। हरियाणा में हम जीत रहे थे, लेकिन हरा दिए गए। पार्टी नेता राहुल गांधी जी ने पूरा स्पष्ट कहा है इस मुद्दे पर। और इसी तरह से हम मध्य प्रदेश जीतने जा रहे थे, लेकिन वहां भी हमको हराया गया। तो वोट चोरी के कारण भी ये सब चीजें हुई। पार्टी इस मामले में बिल्कुल अब अपनी नीति स्पष्ट कर चुकी है कि वे चुनाव आयोग के खिलाफ बिगुल बजाते रहेंगे, और जब मौका मिलेगा तो इसके भ्रष्ट अफसरों का इलाज करेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे इन लोगों को जेल भेजना पड़े, चाहे इन लोगों का किसी भी तरीके से जांच बिठाकर, आयोग बिठाकर इनकी सारे काले कारनामों का इनसे हिसाब लिया जाए। तो पार्टी ने छोड़ेगी नहीं, निश्चित तौर पर ये जान लीजिए। और जो सरकार के लोग जिनके दबाव में ये काम कर रहे हैं, तो इन्हें समझ जाना चाहिए कि सरकार बदलते भी देर नहीं लगती। जब जनता जागेगी और एक तरफा मतदान कांग्रेस के पक्ष में होगा तो कितनी बेईमानी कर लेंगे, और अगर तब भी बेईमानी करने की कोशिश करेंगे तो क्रांति हो जाएगी। एक तरीके से जिस तरह से प्रलय आ जाती है, यानी कि अब आप समाजवादी पार्टी के बाद आप अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल, वो तो हमारे नेता राहुल गांधी जी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, मुझे कटघरे में खड़े करने की क्या जरूरत है। वो कह चुके हैं कि हम इन लोगों से पूरा हिसाब लेंगे। खेमचंद जी, सुनाई दे रहा है आपको? बताइए। एक तरफ कह रहे हैं कि आप लोगों के इशारे पर अधिकारी काम कर रहे हैं, आप अधिकारियों को बता, सरकार बदलते देर नहीं लगती, सरकार कल को आएगी और फिर अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। 4 पर आप लोग इधर उधर हेरफेर करके जीत जाते हैं, 1 उन्हें जिता देते हैं। ये वाला गेम नहीं चलना चाहिए। देखिए, ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारी इनसे डरते नहीं है। ये गिदड़ भभकी दे रहे हैं, देते रहे हैं। इन्होंने बीएलए को भी डराने का कोशिश किया, धमकाने का कोशिश किया। हम सब जानते हैं झारखंड में किस तरीके से इनके एमएलए ने सीधी सीधी बात कही कि भाई अगर आपके यहाँ पे कोई भी वोटर वेरिफिकेशन के लिए या एसआईआर का फॉर्म भरवाने के लिए आए तो उसको घर में मूद लो, उसको मारो, उसको पीटो। ऐसी पश्चिम बंगाल में किया, उत्तर प्रदेश में भी बीएलए को इन्होंने बहुत प्रेशराइज करने की कोशिश की। लेकिन ईमानदार अधिकारियों ने अपने काम किया, कर रहे हैं और देश हित में काम करते रहेंगे। और इनसे कोई डरने वाला नहीं है। जो धमकी देनी है देते रहो, क्योंकि लोग भी जानते हैं कि जो काम कर रहे हैं वही सत्ता में आएंगे, और काम करने वाले योगी जी और मोदी जी हैं, और योगी जी और मोदी जी पुनः सत्ता में आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी ये कहते हैं कि भाई कि बांग्लादेश को क्यों ग्रांट दी जा रही है। अरे इंटरनेशनली जो सपोर्ट है हम अपने पड़ोसियों को देते रहे, और जो सब में जाती है, हिंदू में भी जाती है, मुसलमानों में भी जाती है। आज की प्रक्रिया नहीं है, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है, वो वर्षों से है। और उसको अब इस तरीके से आप इसमें मतलब वो हिंदू मारते रहे, आप उनको पैसा देंगे इस देश के टैक्स पेयर का?
नहीं, मैं आप फॉरेन पॉलिसी को अगर आप हिंदू वहां पे जो मारे जा रहे हैं उससे मिक्स करोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। हिंदू मारे जा रहे हैं उसका पुरजोर भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए नहीं, क्यों नहीं समझ में आएगा? आप सरकार में, आपकी सरकार है, कुछ करना तो दूर, आप उनको पैसा दे रहे हैं। और लेट मी कंप्लीट। वो जो मदद दी जाती है वो मतलब हमारे देश में गरीबों की क्या हालत है वो तो बताने की जरूरत नहीं है। जो मदद दी जाती है वो मानवता के आधार पर दी जाती है, और आप वहां पैसा दे रहे हैं। जो मदद दी जाती है बजट में, यहाँ मानवता निभाने के लिए हमारे देश में 150 करोड़ लोग हैं भाई साहब। नहीं, प्लीज समझ लीजिए, मानवता हम सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, हम बहुत सारे उन पे दिखाइए मानवता। आप बांग्लादेशियों को क्यों मानवता दिखा रहे हैं आप? यही तो सवाल है। मेरी कंप्लीट बात। खेमचंद जी, उनका कहना है कि एक तरफ आप बांग्लादेशी ढूंढ रहे हैं इस प्रक्रिया के तहत, घुसपैठी बाहर निकाले जा रहे हैं, तो दूसरी ओर मदद भी दे रहे हैं आप। उनका ये सवाल है। नहीं, सवाल नहीं। अब आप इसको दो तीन चीजें इन्होंने मिक्स की। इन्होंने फॉरेन पॉलिसी को मिक्स कर दिया, जो मानवता के आधार पे हमारे भारत में भी लगातार मदद मिलती रही है, बहुत सारे देशों से मदद मिलती रही है, भारत भी बहुत सारे देशों को मदद देता है। एक अलग ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। मैं नहीं पढ़ना चाहता। हमारे यहाँ पे जो इलीगल यहाँ पे जो माइग्रेंट्स, दर्शकों में कंफ्यूजन ना हो, दर्शकों में कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन तो ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये अब देखिए, अब उन्होंने एक सवाल कर लिया, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, उन्होंने एक सवाल किया। वैसे ही जैसे पाकिस्तान ने हिमाकत की तो आपने सब कुछ बंद कर दिया, वहां बार बार बहुत सारी चीजें कही जा रही, तब मानवता नहीं दिखा रहे। वही सवाल उन्होंने किया कि बांग्लादेश को लेकर इतना क्यों मानवता दिखाने की कोशिश हो रही है। फॉरेन पॉलिटिक्स, देखिए फॉरेन पॉलिटिक्स अभी भी सुन लीजिए, बांग्लादेश में अभी हमारे डिफरेंस है। बांग्लादेश अभी उनका ये भी है कि हिंदू वाली पॉलिटिक्स आप लोग करते हैं, हिंदू वहां मारा जा रहा है, फिर भी आप दे रहे हैं मदद। सुन लीजिए, अगर हम फॉरेन पॉलिसी पे यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं तो फॉरेन पॉलिसी को समझने के लिए हमें ओपन माइंड रखना पड़ेगा। बांग्लादेश छोड़ देते हैं इसको, इस मुद्दे को छोड़ देते हैं। मेजर साहब SIR पर ही रहिए, SIR पर रहिए। मेरा एक सवाल है कि ये मामला थमेगा SIR वाला कि ऐसे ही चलता रहेगा? 27 तक चलेगा कि 29 तक चलेगा, पता नहीं, टाइमिंग नहीं पता चल पा रही है। नहीं, कंक्लूड नहीं, खेमचंद जी आपसे नहीं, मेजर साहब से। फाइनल लिस्ट आएगी तो इसके बाद तो और हाहाकार मचने वाला है, ये तो तय मान के चलिए। मेजर साहब देखिए, अभी पहले चुनाव आयोग ने सबसे पहले जब ये प्रक्रिया चालू की तो 15 दिन का टाइम दिया था, और हम लोगों का कहना था कि आप 15 दिन में इतने करोड़ लोगों का वेरिफिकेशन कैसे करा सकते हैं? संभव ही नहीं है। तो आपको ऐसी उल जुलूल बातें करनी ही नहीं चाहिए, आपको रियलिस्टिक बात करनी चाहिए। क्योंकि जब ये प्रक्रिया कांग्रेस की सरकार में हुई थी तब 1.5 साल का समय दिया गया था, और फिर आप देखिए कि हर बार 10 दिन 5 दिन बढ़ाते जा रहे हैं, फिर 15 दिन बढ़ाए गए, फिर 10 दिन बढ़ाए गए। तो क्योंकि क्या चुनाव आयोग को पता नहीं है कि उसके पास क्या मशीनरी है और कितना टाइम लगेगा? क्या सरकार को ये चीज़ पता नहीं है? आपने ऐसे ही बस फरमान जारी कर दिया था पहली बार में कि 15 दिन में कर देंगे हम, उसके बाद आपने 4 या 5 बार जो सीमा है इसकी बढ़ाई है, क्योंकि आपको क्लियरिटी नहीं है। और क्लैरिटी आपको खुद नहीं है तो आप जनता को क्या क्लैरिटी देंगे? सवाल तो वहां आता है ना। ठीक, विजय कौशिक जी, ये तो वही होगा ना कि डॉक्टर को खुद नहीं पता, मरीज को कभी वो कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है। से होते हैं, अगर उनकी रिपोर्ट सही पाई गई फिर भी आप अधिकारियों को दोष देंगे क्या फाइनल सूची आने के बाद? नहीं, देखिए, हम तो इस प्रक्रिया का ही विरोध कर रहे हैं, फिर फाइनल सूची हमारी नजरों में प्रक्रिया का विरोध आपके कांग्रेस के शासनकाल में ये सब हो चुका है, तो क्यों प्रक्रिया का विरोध? समाजवादी पार्टी कह रहे कि हमें प्रक्रिया का, हम विरोध नहीं करते, लेकिन इसमें जो चीजें हो रही है वो गलत है, और आप प्रक्रिया का ही विरोध कर रहे हैं, उस पूरे प्रोसेस का विरोध कर रहे हैं। क्या नहीं, सुनिए, हमारा प्रमुख मुद्दा वोट चोरी का है, और वोट चोरी में SIR का अहम योगदान भाजपा के द्वारा हो रहा है। तो भाई, जो वोट चोरी हमारा मुद्दा है, और वोट चोरी में जो लोग इस सरकार का, इस भ्रष्ट सरकार का साथ दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनसे हिसाब लिया जाएगा। ये बात हमारे नेता राहुल गांधी नहीं, मेरा सवाल था कि जो अगर BLA की जो रिपोर्ट, फाइनल सूची की रिपोर्ट आपकी तरफ से, जो कांग्रेस की तरफ से है, मैच कर जाएगी तो भी सवाल उठाएंगे क्या आप? नहीं, अगर मैच कर जाएगी, अगर हमारी संतुष्टि होगी कि साजिश के तहत लोगों के नाम नहीं काटे गए, तो हम क्यों विरोध करेंगे? लेकिन विरोध चल रहा है खेमचंद जी, ऐसा ही होना चाहिए कि फाइनल सूची आए, और जिन जिन पार्टियों की BLA हैं वो जो सूची दे, अपने पार्टी में मिलान कर ले, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कम से कम बयान अलग अलग नहीं आते रहेंगे, हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है।
खेमचंद जी। नहीं, देखिए, ये बयानबाजी सिर्फ और सिर्फ इस नियत से है कि ताकि चुनावों में ये करेक्ट वोटर लिस्ट जो बन रही है वो ना बने। लेकिन ये जो चाहे वो कहते रहे, अभी कह रहे हैं 15 दिन की, अरे जो एक एस्टिमेटेड टाइम पीरियड होता है, जो उनका इलेक्शन कमीशन का एक्सपीरियंस होता है, उसके अकॉर्डिंगली वो फर्स्ट फेज में टाइम फ्रेम देते हैं, और जब लगता है कि नहीं भाई समय लग रहा है या डिले हो सकता है या और समय की जरूरत है, उसको एक्सटेंड करते हैं। ये तो रूटीन है। आप रूटीन, अभी एक तरफ आप कह रहे हैं कि प्रक्रिया बिल्कुल सही है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं, कि जिस तरीके से चल रही है वो गलत है। प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? प्रक्रिया का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए एंड द वे इट इज गेटिंग इम्प्लीमेंटेड वो सही होना चाहिए। तो यहाँ वे भी सही है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी सही है। अब आप कहते हैं कि भाई नहीं, वोट जो, तो फिर कंफ्यूज कौन है खेमचंद जी? फिर कंफ्यूज विपक्ष है। ये कह रहा है एनआरसी, अब एक तरफ आप एनआरसी कह रहे हो और दूसरी तरफ आप कह रहे हो नहीं विदेशियों का वोट काट दो। तो एनआरसी से तो जो डर किसको लग रहा है? उन्हीं को डर लग रहा है ना जो भारतीय नहीं है, उन्हीं को डर लग रहा है ना। उनको पता नहीं कि उनके बाप दादा कहाँ के हैं और वो अब क्लेम कर रहे हैं कि वो और उनके 20 बच्चे भी भारतीय हैं। एनआरसी से नहीं, वो तो मेजर साहब को भी डर लग रहा है कि सूची में उनका नाम आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 2003 के मुताबिक नाम था ही नहीं, तो इस सूची में पता नहीं नाम उनका कैसे आएगा। उनको भी डर है जो भारतीय हैं। भारतीय, किसी भारतीय को डर नहीं है, बहुत सारे पेपर हैं और उससे वेरिफिकेशन, खाली पिताजी का नाम है उसी से नहीं है। ठीक है, चलिए आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद दो टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर एसआईआर पर लगातार हर बार अखिलेश यादव का बयान बदलता है। कभी कहते हैं कि हर विधानसभा सीट पर 84,000 वोट बीजेपी के कट रहे, हमारे 40 जुड़ेंगे तो हम जीत जाएंगे, यानी कि 27 में सरकार बना लेंगे। फिर कहते हैं एसआईआर नहीं, ये एनआरसी है। फिर कहा जाता है कि जिस तरीके से बयान दिया गया ये अधिकारियों को गड़बड़ी करने के लिए संदेश है। सवाल यह है कि किसी एक बयान पर तो विपक्ष टिकी, प्रोसेस का विरोध नहीं, प्रक्रिया का विरोध नहीं, लेकिन हर रोज नए नए सवाल यह है कि एसआईआर का मुद्दा फाइनल लिस्ट के बाद भी बना रहेगा या खत्म होगा? ये 27 तक चलेगा, 29 तक चलेगा, कहा नहीं जा सकता। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।